के शो में पीटीआई का आईएमएफ प्रोग्राम की हिमायत से दस्तबरदारी का इंदिया। पीटीआई बल्ले के निशान से फिर महरूम, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। नून लीग और एमक्यूएम का कराची में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसलों का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का आज का फैसला आपके सामने पहले रख देते हैं। इस फैसले में जो सिंगल मेंबर बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस एजाज खान साहब और 6 पेज का फैसला, इसमें जो अल्फाज जो एग्जैक्टली तहरीर है आपके सामने पढ़ देते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने नोट किया जी कि उसका जो अर्लियर वर्डिक्ट था इस सिलसिले में बल्ले के निशान के हवाले से, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो बल्ले का निशान वापस लिया था पीटीआई से, उस पर जो हुक्म इम्तना था, उस बारे में आज के फैसले में लिखा गया कि प्राइमा फेशाए दिस डिसीजन created a hindrance in the smooth process of the election which is to be conducted by the Election Commission of Pakistan। इलेक्शन कमीशन के इस पे एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो मामले को लेकर आगे गया था। और फिर मज़ीद लिखा गया कि द इंटरिम ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट passed in favor of the PTI is hereby recalled and consequently the Election Commission of Pakistan is directed to proceed with the election process as per its constitutional mandate। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडाट के सरबराह प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, आपके कॉलम भी हमने पढ़े इंट्रा पार्टी इंतखाबात कमीशन का पॉलिटिकल फाइनेंस विंग, पेशावर हाई कोर्ट का पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, आज फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उस स्टे को खत्म किया। आप कैसा देख रहे हैं इलेक्शन से इतने दिन, चंद दिन कबल ये सब कुछ जो हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं अहमद बिलाल साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये तो इंतखाबात के करीब ही ऐसी चीजें होती हैं जब जरा तेजी के साथ हालात बदलते हैं। इंतखाबात जो पीटीआई ने कराए थे वो अनफॉर्चुनेटली कालअदम करार दे दिए गए, तो फिर दूसरे इंतखाबात उनके दाखिली इंतखाब की तारीख से बहुत करीब हो गए, तो इसलिए ये फैसले भी इंतखाब के करीब हो रहे हैं। पिछला जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का वो बहुत कमजोर था कई वजूहात की बिना पे, और ये फैसला जो आज हुआ है ये भी कमजोर ही है। अच्छा, इसलिए कमजोर है कि एक सिंगल बेंच रिवर्स कर सकता है। मैं चूंकि कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखी हैं चीजें वो तो ऐसा है कि एक जज का फैसला हो तो उसे कम से कम फिर डिवीजन बेंच ही रिव्यू करता है। सिंगल बेंच को सिंगल बेंच कैसे रिवर्स कर सकता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कमजोर है। लेकिन बहरहाल ये आर्जी तौर पे ही सही, लेकिन पीटीआई के लिए सेटबैक है, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। अभी डिवीजन बेंच का फैसला होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है, तो अभी इम्कानात हैं 1-2 स्टेजेस पे कि पीटीआई का फैसला जो उसको निशान मिलने का है वो उसके हक में हो जाए, लेकिन अभी तक की सूरत हाल दरमियान में ही लटकी हुई है, कुछ मालूम नहीं किधर जाएगी बात। अच्छा अहमद साहब, ये बताएंगे कि आपकी एक रिपोर्ट भी पिलडाट की क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी 2023 आई, जिसमें जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं, एस पाकिस्तान प्रिपेयर्स टू होल्ड येट अनदर जनरल इलेक्शन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इट्स फेयरनेस अपीयर जस्ट एज ब्लीक एज द 2018 जनरल इलेक्शंस। तो सर, ये जो स्टेटमेंट है 2018 के इंतखाबात जैसे ही इंतखाबात जो पिलडाट की क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट में लिखा है, और फिर आज का फैसला, आपको इन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो आपको क्या लगता है, वाकई में फेयरनेस पर जो एतराजात उठ रहे हैं वो दुरुस्त हैं पार्टीज के? नहीं, देखिए, आज का फैसला जो है ये एक अलग चीज है। ये तो अदलिया का फैसला है, इसके ऊपर तबसरा नहीं किया गया। आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि ओवरऑल इंतखाबात का जो कंडक्ट है वो 2018 में भी सही नहीं हुआ था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में सिवाय एक दो के बाकी कभी इंतखाबात जो है वो सही नहीं हुए, मैनिपुलेट ही हुए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि 2024 के इंतखाबात भी उसी तरह के लगते हैं, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और बावजूद इसके कि अदलिया भी इसमें अपना हिस्सा डाल रही है। लेकिन हक़ाइक़ कुछ ऐसे तल्ख हैं माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तो हमने उसी रोशनी में कहा है कि लगता नहीं है कि ये इंतखाबात 2018 से बेहतर हो पाए।
अच्छा, और अहमद साहब, क्योंकि इसमें आपने जैसा कहा कि इलेक्शन कमीशन भी अपना किरदार अदा कर रहा है, अदलिया भी अपना किरदार अदा कर रही है, तो क्या आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं? क्योंकि उसमें एक लफ्ज़ ये भी इस्तेमाल हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट्स पैट्रनेज, बल्कि एडिक्टेड टू द इस्टेब्लिशमेंट्स पैट्रनेज। तो ये सियासी जमातें हैं जो बेसिकली इतना आदी हो चुकी हैं इस पैट्रनेज का, ये मैन्युफैक्चर्ड उनकी जो एक पॉपुलैरिटी का, कि वो ही देख रही हैं इस तरफ जिस वजह से ये इंतखाबात मशकूक हो रहे हैं, या उनमें कुछ सवाल उठ रहे हैं? लेकिन बुनियादी तौर पर सियासी जमातों को तो मैं इल्जाम नहीं देता। बुनियादी तौर पर तो जिसके पास ताकत ज्यादा होती है, इल्जाम भी उसी को ज्यादा दिया जाता है। और ये तो आउट गोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस बारे में एतराफ कर चुके हैं। सियासी जमातें तो बेचारी जब देखती हैं कि अब कोई और रास्ता ही नहीं है, तो फिर वो ये रास्ता इख्तियार करती हैं कि वो फिर लाइन टो करती हैं और तो उसी के मुताबिक चलती हैं। और उनको आदत हो गई है पिछले 76 साल से ये काम देखते देखते, तो उसी के मुताबिक फिर वो अपने आप को परफेक्ट करती है। तो उन बेचारियों का तो कसूर सेकेंडरी लेवल का है, बुनियादी तो ताकत के मराकज का कसूर है। सही। अच्छा, और अभी भी जो कुछ खदशात, या जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब को सिक्योरिटी या मौसम और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेस किए हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन को सुनने चाहिए आपके नज़दीक? और किस तरह ये सुने जा सकते हैं जब इसको कहा गया कि 8 फरवरी पत्थर की लकीर की तरह है, उसके बावजूद क्या कोई गुंजाइश है इस फतेह अहमद साहब इस मामले में? अब अगर खुदा न खास्ता कोई, जिसे वो कहते हैं ना अंग्रेजी जुबान में ब्लैक स्वान इवेंट जी, इतना बड़ा वाकया खुदा न खास्ता हो जाए जो पूरे मंजर को ही बदल के रखे, तो बात अलग है। अल्लाह करे ऐसी कोई चीज ना हो, ना उसका इम्कान मुझे नजर आता, लेकिन नेवर नो। उसके अलावा मेरे ख्याल में इंतखाबात अब जिस मकाम पे जा चुके हैं, ये इसका प्रोग्राम जा चुका है, इसको अब नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, कुछ इलाकों में सर्दी भी है और ठीक है कुछ इलाकों में सिक्योरिटी की सिचुएशन भी है, लेकिन फिर अगर वहां रोकना हुआ तो इंतखाबात उन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रोक लें। लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ इंतखाबात इतने मुलतवी हो चुके हैं, इतने मुलतवी हो चुके हैं कि अब बहुत ज्यादती होगी मेरे ख्याल में कौम के साथ, जमहूरियत के साथ। और हमारे फिर कुछ माशी मसाइल भी हैं, वो अटके हुए हैं जमहूरियत की बहाली के साथ। अगर आप इंतखाबात को पोस्टपोन कर देंगे तो हो सकता है कि जो लोग आपको फंडिंग के लिए, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इंतखाबात को किसी सूरत भी मुलतवी होना चाहिए। ठीक है, और मैं साहब ये भी बताते जाएं, क्योंकि अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ख़ास तौर पे काज़ात नामजदगी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हमारे बहुत मुस्तरद हुए। फिर फैफन की रिपोर्ट भी आई, उसमें शरह भी सामने आ गई कि इस दफ़ा कितने मुस्तरद हुए, उससे पहले इंतखाबात और उससे पहले इंतखाबात में 13 में कितने मुस्तरद हुए। तो क्या कागजात की मामले को लेकर भी सियासत हुई, या फैक्चुअली मामला संजीदा हैं और आप कंसर्निंग, आप पिल्लाड़ भी देख रहे हैं मामला को? जी देखिए, मैं तो फैक्ट्स को देखता हूँ। ये जो आदाद शुमार है खुद हमने भी कंप्यूट किए हैं, 2002, 2008, 2013, 2018 जी। तो उससे तो नहीं लगता कि नॉमिनेशन पेपर्स पहले, उससे पहले नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे थे। तो उस वक्त भी हमारे आदाद शुमार हमने जो देखे, जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए, तो उसके मुताबिक 2018 के मुकाबले में 30% ज्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जारी किया, जमा कराए। मतलब ये हुआ कि जो बातें कही जा रही थी कि नॉमिनेशन पेपर जमा कराने से रोका जा रहा है, कम से कम एदाद शुमार उसकी तस्दीक नहीं करते। कहीं कहीं रोका भी क्या होगा, बदतमीजी भी हुई होगी, कानूनियत भी हुई होगी, तो उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन एदाद शुमार तो ये बताते हैं कि ओवरऑल 30% ज्यादा एदाद हुए, और जो रिजेक्शन हुई वो भी तकरीबन वैसे ही हुए। मसलन 2013 में तो 14.6% के करीब हुए थे, इस दफा 12.4% के करीब हुए। इसका मतलब यह है कि तकरीबन उसी एवरेज बाल पास में है जो 2002 से अब तक हुए हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजेक्शन नहीं हुई। लेकिन ये पार्टी वाइज चूंकि रिजेक्शन की डाटा नहीं है, तो हम कह नहीं सकते, हो सकता है किसी पार्टी के साथ ज्यादती हुई हो। लेकिन मामला यह है कि अब हमारे कानून में खुशकिस्मती से एक एपलेट ट्रिब्यूनल्स की गुंजाइश है। हाई कोर्ट के जज है, 24 ट्रिब्यूनल्स है, वहां आप अपील दायर करेंगे। और मुझे यकीन है, बड़ी उम्मीद है कि हाई कोर्ट के जज जो फैसला करेंगे, अगर कहीं गलती से चीजें रिजेक्ट हुई हैं
जो नहीं होनी चाहिए तो उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहमद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, एक यहाँ पर क्योंकि हम तरीन मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि इलेक्शंस हैं, लेकिन इलेक्शन से जुड़े जो लोगों के जज्बात हैं, लोगों की तवक्कात हैं और ख़ास तौर पर मसाइल को लेकर तवक्कात हैं कि उनका हल होगा। अब यहाँ मसला शहर कराची में कम्यूट का यानी ट्रांसपोर्ट का देरीना रहा है। अगर आपको ये बताते चले कि मुख्तलिफ ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन और आज इसकी पूरी इकोनॉमी भी हम आपके सामने रखते चलें, क्योंकि हमने जो मजमूई तौर पर फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए उसके मुताबिक जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन रेड लाइन है उसकी कॉस्ट तकरीबन $503 मिलियन है। इसी तरह से कुछ दिन कबल ही जो केयर टेकर के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि हम 180 सोलर पावर्ड बसेस जो हैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको मजीद सपोर्ट देने के लिए 180 बसेस आएंगी। इससे पहले इलेक्ट्रिकल बसेस भी यहाँ पर चल चुकी हैं और कुछ बंद भी हुई हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ ऑपरेशन, लेकिन इन तमाम के बावजूद भी कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल का कोई नहीं निकल पा रहा। $503 मिलियन रेड लाइन, और इसी तरह से अगर येलो लाइन की बात करें जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये मामला फ्रॉम कोरंगी टू नुमाइश है, वर्ल्ड बैंक के लोन के तहत $382 मिलियन का लोन इसके लिए है। अगर आप मजमूई तौर पर तमाम जो ये 7 कॉरिडोर्स हैं BRT के और जो सर्कुलर रेलवे है इसके तमाम मंसूबों को एक जगह यकजा करके इनकी कॉस्ट देखें तो टर्न अराउंड टू बी 520 बिलियन रुपीस, 520 अरब रुपए है। और इसके एवज यानी जो इसके अगेंस्ट हमें ट्रांसपोर्ट में बेनिफिट मिलेगा वो 9% का, यानी कराची की आबादी का 9% जो हिस्सा है वो इसमें ट्रैवल कर सकेगा। लेकिन इसकी कॉस्ट 520 अरब रुपए है। इसके अलावा अलग कॉस्ट है, यानी जो लोगों को मुश्किलात होंगी या सड़कें जो इस वक्त है वो बीच से इस वक्त जो कुशादा होंगी तो वो और नैरो हो गई हैं। इसके बाद क्या बाइक्स का इस्तेमाल कम हो जाएगा, गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो जाएगा? तो इस बारे में भी अगर आप एक्सपर्ट से पूछें तो बताते हैं कि नौ ताज़ाबाद में अगर कोई ग्रीन लाइन चल रही है तो उसके बावजूद जो वहाँ आबादी है जिनके पास जो बाइक्स थी वो वैसी ही हैं बल्कि बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई हैं। तो उस रूट पर भी बाइक्स की तादाद भी बढ़ी है, गाड़ियों की तादाद भी बढ़ी है। तो ये कहना कि इनके आने से गाड़ियां कम हो जाएंगी शहर में, ये भी नहीं हो रहा। और क्योंकि ये मेन आर्टरीज में हो रहा है तो इस पे सवाल यही है कि इससे ट्रैफिक के मसाइल बढ़ेंगे या कम होंगे। और फिर साथ साथ करप्शन और नेग्लिजेंस और मिसमैनेजमेंट के मामला वो अलग हैं। पेशावर BRT पे बड़े संगीन सवालात उठे लाहौर के हवाले से कि ये सस्टेनेबल है या नहीं है, इनको सब्सिडी के तहत हुकूमत चला सकती है या नहीं चला सकती। दो जमातें प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, दोनों से पूछेंगे कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल का हल इनके पास क्या है। ये 520 अरब रुपए ये हल है 9% आबादी को फैसिलिटेट करना, या और कोई हल इनके जहनों में है और इलेक्शन कैसे देख रहे हैं? उसमें बलोचा पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद मंसूरी साहब मुत्तहिदा गवर्नमेंट से मौजूद हैं, दोनों का बहुत शुक्रिया। मुसव्वर साहब, आप बताएंगे क्या यही है कि 520 अरब रुपए और इसमें झोंके जाए सिस्टम में, या हम जो मौजूदा सड़कें हैं उस जाल को मजीद वसी करें, उसको बेहतर करें, जो बसें चलती थी उन्हीं के निज़ाम को बेहतर करें? क्या फीजिबल है? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफ़ान, कराची एक मेगा सिटी है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आबादी भी बढ़ती जा रही है और एक्सपैंड होता जा रहा है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है सिर्फ ट्रांसपोर्ट के नहीं और भी मसले मसाइल हैं, पानी के इश्यूज़ भी हैं और भी चीज़ें हैं जिन पे तवज्जो देनी है और इंशाल्लाह हम दे भी रहे हैं। और ये इंटरिम गवर्नमेंट में ज़ाहिर एक गैप आया है, इसके बाद इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो और कराची को खिदमत करेंगे, और मेयर साहब भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का देखें, ये ट्रांसपोर्ट में हमें बहुत काम करना है। इस ट्रांसपोर्ट के सेक्टर पे अगर हम फोकस करें तो देखेंगे ये जो ग्रीन लाइन की आप बात कर रहे थे, तो ये ग्रीन लाइन के मंसूबे की वजह से अगर आप कह रहे हैं कि आज भी लोग उस तरह यूज़ नहीं कर रहे, या आज भी लोगों की जो है वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ उनकी अपनी ही लाइक मोटरसाइकिल्स और बात से लेके जो सुजानी वाला एरिया उधर वही है, वो रिसर्च ये कह रही है कि वही मोटरसाइकिल्स हैं, वही बाइक्स हैं, वो मेरे ख्याल में जब तक वो कंजेशन बढ़ गया उन रोड जी, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। वो ग्रीन लाइन अभी ओवरऑल पूरे कराची में ट्रैवल नहीं कर रहा। जब तक आपका नॉर्थ नाज़िमाबाद का रिहायशी बाकी इलाकों में ट्रैवल करने के लिए तो उसको ज़ाहिर है मोटरसाइकिल ही चाहिए होगी, ज़ाहिर है अपनी ट्रांसपोर्ट उसको चाहिए होगी। तो हमारे पास जब तक ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड पूरे कराची में यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं होगी, तब तक आप उस जो आप फिगर्स और फैक्ट्स को देख रहे हैं उसको मेरे ख्याल में आप पार्शली देखें तो ठीक है, लेकिन मजमूई तौर पर आप उसको सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक अक्रॉस द बोर्ड पूरी कराची में एक यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट से, जैसे येलो लाइन की अपने बात की, अब येलो लाइन अगर ये कोरंगी से नुमाइश तक कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद रेड लाइन है ये जब $503 मिलियन, ये हम कर्जे वर्ल्ड बैंक से ले रहे थे, $82 मिलियन वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं। लेकिन कराची देखा ना, अब ये वर्ल्ड बैंक भी क्यों दे रहा है? वर्ल्ड बैंक दे रहा है बिकॉज वर्ल्ड बैंक की नजरें हैं कराची पे, उनको भी पता है कि कराची एक मेगा सिटी है। यहाँ पे यही है कि आप कह रहे हैं कि इसको मजीद एक्सपेंड किया जाए, इसी BRT सिस्टम में मजीद देखिए ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपके खिलाफ भी महज
बड़े बन रहे हैं इस वक्त और बड़े वाइब्रेंट तरीके से बन रहे हैं। नून लीग, शहबाज शरीफ साहब आए, JUI से मुलाकातें एमकेएम की हुई, ये कैसे देख रहे हैं आप लोग? इस पर कोई खतरात हैं आपको? देखिए स्टेफान, हमारा इस वक्त मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है। हमारा मुकाबला इस वक्त गुर्बत से है, महंगाई से है, बेरोज़गारी से है। चेयरमैन बिलावल साहब ने 10 नुकाती जो एजेंडा 2024 के इलेक्शन के हवाले से दिया है, मेरे ख्याल में ऐसा प्रोग्राम शायद ही किसी पार्टी ने दिया हो। हम दावे नहीं कर रहे, बातें नहीं कर रहे, ब्लेम गेम नहीं कर रहे, हम एक मुस्बत इक़दाम की तरफ जाना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान इस दलदल से बाहर निकले जो आज हम भुगत रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका डेली वेजर जो पिस रहा है, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि हम 5 साल के अंदर उनकी जो सैलरी है उसको दुगना करें। हम 300 यूनिट फ्री सोलर एनर्जी हर ज़िले में हर उस मुस्तहिक शख्स को दें जो ज़रूरतमंद है। हम यूथ कार्ड लेके आना चाह रहे हैं, हम किसान कार्ड लेके आना चाह रहे हैं, हम मजदूर कार्ड लेके आना चाह रहे हैं, हम फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाह रहे हैं उन तमाम गरीबों को जो शायद बीमारी की वजह से या किसी ऐसी मुसीबत की वजह से वो कोई जॉब नहीं कर सकते, तो उनको जैसे आप देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो वेलफेयर कंट्रीज़ में होता है, हम उस तरीके का एक प्रोग्राम लेके आना चाह रहे हैं। हम BISP को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। हम आपका ज़ीरो हंगर पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं कि कोई बच्चा भूखा ना हो, कोई इंसान, कोई गरीब भूखा ना हो। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम यूथ के लिए एक यूथ कार्ड लेके आना चाह रहे हैं। एमकेएम और JUI और नून लीग के इत्तेहाद से आप ये कह रहे हैं आपका मुकाबला गुर्बत से हम इनसे अगर इस चीज़ में उलझ गए स्टेफान, यकीन करें पाकिस्तान फिर प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा पाएगा। हमें फिर ये इन्हीं म्यूजिकल चेयर की तरफ हम घूमते रहेंगे। इसका कभी हल निकला आप मुझे बताएं? 5-10 सालों में यही चीज़, यही जेरीमेंडरिंग चलती रही, यही पॉलिटिक्स चलती रही, यही एक दूसरे की जो है वो लेग पुलिंग चलती रही, लेकिन उससे पाकिस्तान कहाँ पहुँचा? आज डॉलर कहाँ पहुँच गया? आज आपकी महंगाई कहाँ पे? तो मेरे ख्याल में इस तरफ अगर हम चलेंगे, पीपल्स पार्टी का क्लियर कट मौक़िफ़ है कि हम किसी को इस वक्त टारगेट नहीं कर रहे, हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा पूरा फोकस है कि अगली हुकूमत में इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर आके पाकिस्तान को दो बातें हो गई। जैसा ये मुझे बताएं एमकेएम का आप क्या वर्जन देंगे कि एमकेएम क्या चाहती है ट्रांसपोर्ट के मसले का हल? ये जो BRT सिस्टम है जी, ये समझ लें मुशर्रफ दौर में एमकेएम ने शुरू किया था। 2008 से पहले की बात है, ये 2006 की बात है। हमारे शुएब बुखारी भाई होते थे वज़ीर प्लानिंग, उन्हें पूरा मुस्तफ़ा कमाल भाई सबने मिल के बैठ के प्रोग्राम तय किया था। उसके बाद से बदकिस्मती से 2008 में जो है ना हुकूमत चेंज हो गई, तो उसके बाद जो है ना ये सिस्टम समझ लें 10 साल तक बिल्कुल पेंडिंग में पड़ा रहा। फिर मुस्तकिल हम लोग कहते रहे कि भाई इसको आना चाहिए। अब देखें ये जो आप देखें ऑरेंज लाइन शुरू होती है औरंगी टाउन से लेकर नाजिमाबाद तक 2.25 किलोमीटर, सही है। उस पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? 2.25 किलोमीटर में तकरीबन 150 रुपये खर्च कर दिए गए, सही है। और उस पर बसें कितनी हैं आपके साथ नहीं है। फिर जो ग्रीन सिस्टम आप बता रहे हैं ना, जो ग्रीन लाइन चल रही है सुरजानी से नुमाइश तक जी, अच्छा ये शुरू होनी थी 2008 में, लेकिन वो शुरू नहीं हो सकी। इसके फंडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एमकेएम ने कोशिश करके फिर वफाक से बात की, नवाज शरीफ उस दौर में थे, उनसे बात करके हमने फिर सिस्टम पूरा बनवाया। उनसे सारे फंडिंग ली हमने, सारे फंडिंग फिर उन्होंने करवा के दी। फिर उसके बाद फिर 2 फ्लाईओवर भी इसमें बीच में आ रहे थे, ताकि जो रोड है शायद आप लोगों को पुराने नाजाबाद का पुल था उसको तोड़ के एक नया बनाया गया, फ्लाईओवर बनाया गया, पूरी रोड बनाई गई उसके ऊपर, आपने देखा होगा। तो ये पूरा जो 2-3 फ्लाईओवर थे ये सारे नवाज शरीफ के दौर में हुए थे सारे, और फंडिंग हमें वफाक से मिली। अब ये बाद में आप देख रहे हैं ये जो दावा किया गया अभी पूरे कराची में ये सिस्टम हुआ। एक अच्छा 5 ट्रेन बसें थी और एक मोनो ट्रेन थी, लेकिन 5 में से सिर्फ 2 का अभी तक हुआ, 2 भी एक वफाक से हुआ और एक बाकी 3 जो है ना समझ लें वो ऑफलाइन है, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा मोनो ट्रेन की बात हुई थी, मोनो ट्रेन चलेगी पूरे शहर में, उसका भी अभी तो कोई नहीं हुआ। बीच में बात चली कि सर्कुलर ट्रेन चलेगी, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर वोट हो गया। फिर उसके बाद देखें ना एमकेएम ने हमेशा प्रपोजल ये दिए कि भाई कराची के लिए हो। अब इसके अलावा भी आप देखें K4 का मंसूबा था पानी का, वो भी समझ लें 2008 में एमकेएम ने बनाया। पानी पे हम जाने, लेकिन ये मुझे बताएं कि आपका फिर जो आप ये कह रहे हैं कि इस BRT को आप एक्सपैंड करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? अच्छा उसके बाद क्या हुआ? मजीद पैसे लगाएंगे इसमें? आपके नजदीक ही फीजिबल ऑप्शन नहीं, मैं फिर अपनी बात आपको बता रहा हूँ। असल में देखें ना ये सिस्टम पूरा हुआ, उसके बाद जो है ना देखें मुख्तलिफ ये बसेस थी, 10,000 बसें आनी थी, उसके फंडिंग में थी, सब कुछ था, लेकिन 10,000 बसें में क्या हुआ, 100 बसें भी नहीं आई उस वक्त। अब ये पिछले साल कुछ बसें आई। अच्छा देखें जो इलेक्ट्रिक बसें थी वो अब तक बिल्कुल नाकारा खड़ी हैं, उनका जो चार्जिंग सिस्टम ख़राब है और वो काम नहीं कर रही। और जब लेडीज़ बसें शुरू हुई थी वो भी बंद। और जो रेड बसें वो पुरसाने, क्योंकि उन पे लोग सवार हो चुके हैं, अगर 30 की सीटर है तो 150 लोग सवार हुए हैं और उनकी लाइफ। तो असल में मसला देखें ना, अब जो देखें जो डेवलपमेंट हुई ना कराची में, मुस्तफ़ा कमाल दौर में जो फ्लाईओवर बने, जो अंडरपासेस बने, वो उसी दौर में सारे काम हुआ। उसके बाद से 15 साल का जो गैप आया ना, उसमें कराची में कोई डेवलपमेंट काम आपको नज़र नहीं आएगा। कोई ऐसा काम नजर नहीं आएगा जिससे आप फ़ख्र से कह सकेंगे भी हाँ हमने ठीक है हमने काम किया। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। हल क्या आपके पास? मैं बता रहा हूँ, 22,000 रुपये की बात हुई कि 22,000 रुपये खर्च किए 15 सालों में। और
22,000 जब 1,000 रुपये खर्च किए गए तो लोन लेने की जरूरत ही नहीं थी। जब 520 अरब रुपये आप लोन की बात करते हैं ना, तो ये नहीं करते। 22,000 अरब की आप मुतबादिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ हो सकता था। सर्कुलर रेलवे, हमने मुस्तफ़ा कमाल के दौर में एक ओवरहेड ट्रेन कब वो बनाया था अपना, इसके ऊपर ये जो हमारी ट्रेन सिस्टम गुजर है ना, मतलब 22,000 अरब से आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता था यहाँ जी। 520 अरब रुपये तो जो 520 अरब रुपये तो ये 7 कॉरिडोर्स के लिए 22,000 रुपये से निकल सकता था। देखिए कराची जो दे रहा है, और कराची कितने मिलते हैं? 40 अरब रुपये से 40 रुपये साल के। अब अंदाजा कर ले 40 अरब कराची को मिल रहे हैं और 22,000 पूरे सिंध में खर्च हुआ, कुछ पता नहीं चला। तो आप क्या करेंगे सर? अच्छा बसें देंगे कितनी आप? क्योंकि बसें तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1500 लोगों के लिए 100 सीटर बस चाहिए, तो इस हिसाब से आपको 30 सीटर तकरीबन 45,000 बसें चाहिए। तो क्या 45,000 बसें देंगे आप? क्या आपके सोल्यूशन क्या है? ये जो हमारी जो कराची की रोड है ना, इतनी ट्रांसपोर्ट की हमें नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हम ये जो सीवरेज जो सिस्टम जो है ना, बिल्कुल समय कोलैप्स हो चुका है कराची का। जब तक सीवरेज सिस्टम डेवलप नहीं होता और एक हमारा पानी सिस्टम बेहतर नहीं होता, जो लीकेज की प्रॉब्लम है, ये जब तक ये हल नहीं होता है मसले, क्योंकि ये सब 15 साल तक आपके सामने ही है कि वो जो भी हुआ सिलसिला। तो हमें इसके लिए बसें की ज़रूरत नहीं चलेगी। बसों के अलावा हमें मुतबादिल ज़राए भी हमें हासिल करने पड़ेंगे, क्योंकि बसें देखें जगह बहुत घेरती है और हमारी रोड इस काबिल नहीं रहेगी। क्या मुतबादिल ट्रेन होगी कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे कह के मेरा बस चलता तो मैं लाहौर से पहले कराची को देता, मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे हुकूमत में आके ट्रांसपोर्ट के मसाइल खत्म कर दूंगा। हमने मोनो रेल का मंसूबा दिया था, सही है, 2008 से पहले, वो जायका की जो आपकी वो थी। जी, उसमें हमने 2005 में, तो फिर जापान ने उसमें कहा था कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उससे जापान से भी पैसे मांग लिए गए, तो वो जापान से पैसे मांग लिए गए जी, तो वो लोग भी पीछे हो गए। कौन से पैसे? जब अब पता नहीं है, वो तो हमारे सामने जो इत्तलात आती है भी पैसे मांग लिए गए, तो वो लोग अपना बोरिया बिस्तर गोल करके चले गए। तो अब मसला ये था ना, क्या अब देखिए ये बता देना 22,000 अरब रुपए थे, तो आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट की सिर्फ ये 200 पीपल्स बस और फिर आप जो इलेक्ट्रिक बसें मंगाई वो भी नाकारा खड़ी थी, तो ये 22,000 अरब रुपए से आप 200 बसें दी, आपने क्या किया पैसे? देखिए शहबान जी, 15 साल की जो बातें करते हैं, 15 साल में 10 साल तो ये हमारे साथ थे, ठीक है, आए दिन रूठते थे, आए दिन हम जाके इनको मनाते थे। तो अच्छा कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप वाली कहानी तो नहीं चलेगी ना कराची में। कराची के अवाम कह रहे इन्होंने भी मिलके शेयर देखे ना, मुझे बताएं ना, हर फैसले में साथ होते थे, वजारतें लेते थे, गवर्नरशिप इनके पास थी, इशरतुल इबाद साहब गवर्नर थे, और क्या चाहिए? आप फैसलों में साथ थे। आप अच्छा मुशर्रफ की बात करते हैं, मुशर्रफ के दौर की और मुस्तफ़ा कमाल, तो दे देते एक ट्रांसपोर्ट सर्विस कराची में बेहतरीन किस्म का। 10 साल फुल फ्लैश फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके हाथ में थी, कराची का मेयर आपके पास था। ऐसी गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली भाई। आज भी पीपल्स पार्टी को अगर मेयरशिप मिली है तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट तो हमारे पास नहीं है। हमारे तो मसले मसाइल देखें, सारे जो अब फिगर्स बता रहे हैं इसमें सब कुछ सिंध गवर्नमेंट के हवाले तो हाथ में तो नहीं है, इसमें तो बहुत सारी चीजें जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपके सवाल ये कि ये कह रहे हैं कि अगर 22,000 अरब मिले थे उसके बावजूद भी हम 382 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड बैंक से लेकर लोन येलो लाइन कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो 22,000 अरब रुपए गए किधर? वो ये कह रहे हैं इससे हम ट्रांसपोर्ट का 520 अरब का निजाम दे सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये भी म्यूचुअली शामिल थे इसमें। 100% शामिल थे। और 22,000 अरब की जो बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही है आपके हुकूमत में सिंध में? आपको और कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे काम करना है? हेल्थ सेक्टर नहीं है? NICVD के हमने कोई लाड़काना में बनाया? हमने NICVD कराची में लोगों के लिए बनाया। कराची के लोगों को साहब ने जो कहा है, आप फिर दोनों राय दीजिएगा, क्या कहा था जब आए थे कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को लेकर? लेट्स से दिस, शहबाज शरीफ साहब आज़म, क्या उन्होंने दावा किया, क्या उन्होंने कहा? लेट्स से दिस। तजारत, सनतकारी, कॉमर्स, ट्रेड, बैंकिंग का ये मरकज़ है, शिपिंग का ये मरकज़ है, खरबों रुपए जनरेट करता है और अरबों खरबों टैक्स देता है। लेकिन आज भी यहाँ पर टैंकर माफिया है, आज भी यहाँ पर सड़कें टूटी फूटी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो छकड़ा बसें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि दूर अफ्तादा इलाकों में भी शायद ऐसी उससे बेहतर बसें चलती होंगी। मैं किसी के ऊपर यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी करने नहीं आया, कहना ये चाहता हूँ कि इस शहर को उसका हक मिलना चाहिए। तो साथ साथ उन्होंने दावा भी किया था कि वो आके जो है ख़त्म कर देंगे, यानी ट्रांसपोर्ट के मसले ख़त्म करेंगे, वादा किया था। एक ब्रेक के बाद आपके साथ से बात करते हैं, क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट के मसले पे तवज्जो नून लीग की भी है, ये दोनों जमात पीपल्स पार्टी और MKM भी स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट है। ये क्या सोचते हैं इसका हल क्या? आफ्टर द ब्रेक हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन मसाइल शहर कराची के हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एक दरीना मसला है। तकरीबन जो 7 कॉरिडोर्स हैं उनकी जो कॉस्ट आती है वो 520 अरब रुपए है, इंक्लूडिंग अ ट्रेन सिस्टम। और अगर इसमें देखा जाए तो हम येलो लाइन के लिए $382 मिलियन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, $503 मिलियन रेड लाइन के लिए हम इस वक्त स्पेंड कर रहे हैं जो एलोकेट हुए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो ग्रीन लाइन है वो अपनी जगह है और उसकी जो सब्सिडीज़ हैं वो अपनी जगह है। तो ये एक तो 2-3 सवाल इसमें है कि इतनी रेवेन्यू स्ट्रीमिंग नहीं होती जितनी सब्सिडीज जाती हैं, तो क्या ये सस्टेनेबल होता है फॉर द गवर्नमेंट टू रन देम? और दूसरी बात, क्या इसकी जो कॉस्ट है वो फाइनेंशियल कॉस्ट या जो नॉन फाइनेंशियल या इंटेंजिबल कॉस्ट भी नजर आती है? जैसे मिसाल के तौर पे कंजेशन बढ़ जाता है सड़कों पे, तो क्या जो शहर कराची के अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास बीआरटी के अलावा कोई और हल है मौजूदा ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करने का, या बीआरटी को ही हल समझते हैं? यहाँ 22,000 अरब की जिक्र हो रहा है। जाहिर साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे थे? जी, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने 300 रुपये खर्च किए थे टोटल पूरे कराची की डेवलपमेंट के लिए। उसमें तकरीबन 8 से 10 फ्लाईओवर बने थे और तकरीबन 10 से करीब अंडर पासिस बने थे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन लाइन सर्विस शुरू की थी, शायद आपको याद होगा, पूरे शहर में चली ग्रीन लाइन सर्विस बसेस। तो उनके मुख्तलिफ स्टॉप मौजूद थे, उसकी कंप्यूटराइज टिकटिंग होती थी और लोग मुख्तलिफ हमारे स्पॉट बन रहे और पूरे कराची में चल रही थी वो। लेकिन जैसे ही वो हमारा मेयरशिप का दौर ख़त्म हुआ, वो बसें जब गई अपना यार्ड के अंदर, उसके बाद से वो उनके पूरे पार्ट से गायब हो गए। उसके बाद से अब तक समझ लें, अच्छा उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के तकरीबन 4-5 लोग वज़ीर ट्रांसपोर्ट रहे, तैमूर साहब भी रहे, मुस्तैद गनी साहब भी रहे, मुख्तलिफ लोग रहे, शर्जील मेमन। तो हमेशा दावा करते थे कि अभी हम 300 बसें ला रहे हैं, 200 बसें ला रहे हैं। शायद आपने देखो 15 सालों में आखिरी साल में कुछ 100 के करीब बसें आई हैं। अब वो 100 के जो करीब बसें आई हैं वो अब इस काबिल ही नहीं रहेंगी आधे से ज़्यादा कि वो चल सके। लाइफ 10 साल की है। हाँ। और अगर उनके ऊपर जो है जिस तरह से लोग हैं, और वो जाहिर बात है इसमें शायद आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को चाहिए वो सर्विस। जी जी। अब बात है कि 30 सीटर में अगर 150 लोग सवार हो जाएंगे तो वो 10 साल तो नहीं चलेगी, नहीं शायद 5 साल भी चल जाए, बड़ी बात है। असल में देखें पूरा सिस्टम ऐसा, लेकिन सिर्फ कितनी बसें दें, मतलब हल भी तो होना। असल में देखें तो पुराने निजाम को बेहतर ना करें, बजाय इसके नई बसें कई 100 अरब रुपए खर्च करें आप। असल में देखें ना, एक तो ये रोड जो बीच में इनको सही करें, सड़कों को सही किया जाए। देखें उस दौर में हमारे जो 300 अरब रुपये खर्च किए थे, अब 22,000 अरब के मुकाबले 300 अरब रुपये। अगर 22,000 रुपये कराची में अगर 500 अरब भी खर्च कर लिए जाते तो मेरे ख्याल में सिस्टम पूरा ट्रांसपोर्ट का भी, वो कह रहे हैं सर आप भी साथ में शामिल 22,000 अरब में, जो वो कह रहे हैं आप शामिल थे, वो पार्ट है इसमें। देखें 2000 ये जो बात कर रहे हैं ना बिल्कुल ही नामुनासिब लगती है मुझे तो, कि देखें 2000 के बाद से हमारा कभी भी हमारा कोई मिनिस्टर नहीं रहा। 2000 के बाद गवर्नरशिप भी हमारी शहदुल वाज जो थे वो चले गए थे 2010 में, शायद ये ऑन रिकॉर्ड बात है। उसके बाद से हमारा कोई उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, हमारा कोई मिनिस्टर नहीं। 10 में चले गए जी, नहीं शहदुल वाज साहब 10 में चले गए थे, फिर उसके बाद जुबैर साहब आए हैं सर, जब नून लीग की हुकूमत आई है तो उसके लोग आए ना, हमारे लोग, हमारा गवर्नर कोई नहीं था इनके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो गवर्नर से आपने जो प्रोविंशियल 2000 मुस्तफा कमाल साहब आए हैं, मुस्तफा कमाल साहब जब लॉन्च आई है ऑन एंड ऑफ थे, उन्होंने शहदुल वाज साहब के खिलाफ मुहिम चलाई है, वो जब तक भी रहे। लेकिन क्या आप लोग पार्ट एंड पार्सल थे इस पूरे मामले का? भाई हमारा सूबाई हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो आप कैसे कह रहे हैं? एक बात बताऊं, एक चीज और, आप फैक्ट्स निकाल लें ना, इनकी वजारतें निकाल लें 2008 से लेके 13 तक, और बल्कि ये पता कर लें कि इशरतुल इबाद की भी, खैर बहरहाल मुझे डेट मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन 2010 तो आई डोंट थिंक सो कि वो हो सकते थे। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करूं, देखें मसला 2000 जो भी था ना, फिगर फैक्ट मसला ये था कि अगर देखें ना, अगर सिंसियरिटी थी ना, देखें 5 इस वक्त पूरे पाकिस्तान के पावरफुल लोग होते हैं, एक वज़ीर आज़म और 4 CM, जितने भी फाइनेंशियल पावर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं वो इनके पास होते हैं, चारों के पास, 5 के पास, ठीक है। अच्छा, वो जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो कभी भी है ना किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करते, जो भी फंडिंग होती है वो लोग खुद डायरेक्ट डील करते हैं। हमारे पे भी जो लास्ट 5 साल गुजरे ना, इसमें हमें पीपल्स पार्टी के हमारे एमपी 9 नवंबर 2016 तक रहे हैं शहदुल वाज साहब, 2002 से 2016 तक रहे हैं आप, तो 10 तक तो आप यानी 8 से 2016 तक कितने साल हो गए? 2016 तक आप यानी 8 से 27 दिसंबर 2002 से लेकर 9 नवंबर 2016 तक रहे हैं सर। नहीं उस वक्त गवर्नर से इशरतुल वाज साहब भले आपके नहीं रहे, 2008 इन्हीं के गवर्नर थे, अपने नहीं रहे, इन्हीं के गवर्नर थे और इनकी वजारतें भी थी। अगर फैक्ट्स निकालें तो आपको 2016 तक इनकी वजारतें भी मिलेंगी। जैसे नहीं, वजारतें कोई नहीं मिली। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो नहीं, तो फिर हम आपसे ही पूछें 22,000 अरब कहाँ गए? आप बताएं 22,000 रुपये कहाँ गए सर, आप भी बताएं फिर। तो हम तो ये लगता है करप्शन के साथ हो गए सारे। नहीं तो फिर आप तो वो कह रहे हैं आप हिस्सा थे उसमें। नहीं, हम लोग इस पे मैंने बताया ना 5 लोग होते हैं फाइनेंशियल पावर के, उसके
और जो भी चीज़ होती है लोग जाते हैं। हमारे पास ना कोई फाइनेंशियल पावर थे, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे। इनके अपने आज जो मुस्तफ़ा कमाल इनकी पार्टी पे इनके जो आंखों के तारे बन चुके हैं, ये आज से 2-3 साल पहले तक उनके क्या अल्फाज थे इनके बारे में, करप्शन के बारे में, बाबर ओहरी के बारे में, कि उन्होंने कहाँ से कहाँ 2 पट्टी वाले चप्पल पहन के आते थे और आज जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो कहने का मकसद है हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, इनका वोट बैंक श्रिंक क्यों हो रहा है। आप ये देखें ना, ये अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से, अजीज़ाबाद से और बाकी इलाकों से ये आज जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इनका गढ़ माना जाता है, वहाँ से भी अब वो बात नहीं रही है। अब वहाँ से भी देखें, रज़ा हारून साहब हमारे पास आ गए। तो क्यों आ रहे हैं लोग पीपल्स पार्टी में? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि MQM अब वो ना इनके पास मैनिफेस्टो रहा है, ना इनके पास कोई प्लान रहा है, ना कोई प्रोग्राम रहा है। ये लिमिटेड सीट्स में अपनी बार्गेनिंग रखते हैं और ये जो भी गवर्नमेंट आती है, जैसे PTI की गवर्नमेंट आपने देखा, उनके साथ भी इनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, इन्होंने अपने शेयर ले लिया, दैट्स इट। इनको कोई गर्ज नहीं है कि कराची में सड़कें बने, रोड बने, ट्रांसपोर्ट बने, ये सब सियासी बातें हैं। उसके अलावा आज देखें, शहबाज शरीफ अगर कराची आते हैं तो उनके साथ भी वही ब्लेम गेम। बस ये एक बड़ा आसान चूरन है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप बात करें तो आपको शायद कुछ वोट बैंक आपका मिल जाएगा, लेकिन अब वो दौर गया। अब मेरे ख्याल में कराची के अवाम बाशऊर हो गई है, PTI को भी भुगत चुकी है, देख चुकी है, इनको भी देख चुकी है। और मेरे ख्याल में जो काम कराची का मेयर मुर्तज़ा वहाब इस तरीके से मुखलिसी से कर रहा है, मेरे ख्याल में अगले दौर में कराची के अवाम आप देखेंगे कि 2024 में पीपल्स पार्टी को। कल एक बच्चा डूब के मारा बेचारा गटर में, इन्हें गटर का ढक्कन अब तक अवेलेबल नहीं है। जो अपना ये मुर्तज़ा वहाब जो 2700 का ढक्कन ले रहे थे, अब हालांकि मार्केट में 900 का मिल रहा है। पूरे कराची में गटर का ढक्कन ही नहीं है। यानी कि मुर्तज़ा वहाब के पास ये उनका कैरेक्टर ये रह गया कि वो ढक्कन ही नहीं लगा पा रहे। कल ही बच्चा। लेकिन अभी तो सवाल ये कि आप लोगों के पास प्लान ये है कि आप ये कहते हैं कि BRT को एक्सपेंड करेंगे ट्रांसपोर्ट के मसले का, और आप कहते हैं कि जायका का जो है उसको मैं सफान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं। मुझे बातों का जवाब दे दूंगा सर। ये जायका को मैं एक हो जाए ना करके मसला हल करेगा। एक पॉइंट रेज कर दूं, उसके बाद ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दें। मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए हम मूव करना चाहते हैं ग्रीन इकोनॉमी की तरफ। हम चाह रहे हैं कि आपकी जो एनवायरमेंटल रेजिलियंस है वो पैदा हो कराची में। ये पोल्यूशन, ये जो आप देख रहे हैं, जो फ्लडिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, इसी वजह से हो रही है। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भी हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है, और थोड़ा सा हमें लोगों को, जैसे आप मैं रिसेंटली अभी यूरोप में था, वहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट साइकिलिंग। वहाँ पे बाकायदा साइकिल्स के ट्रैक्स बनते हैं और वो हर एरिया में जो है वो आपके ब्रिजेस से भी क्रॉस करते हैं। तो है। नहीं देखें वी हैव टू डू इट। ये करना पड़ेगा सफान, वी हैव टू डू इट। कराची आसमान से कोई आएगा नहीं, हम ही करेंगे, हम मिलके करेंगे, जो भी होगा वो हम मिलके करेंगे, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। दिस इज नीड ऑफ द आवर इस वक्त। ये इसलिए नहीं कि पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए नहीं कि आपकी सड़कें ठीक नहीं है, इसलिए बिकॉज एनवायरमेंट हमारा जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपकी जो अभी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट रही है, आप पुलों के ऊपर जो खंबे लगे हुए हैं वो तक हीरोइन ने चुरा लिए हैं, जो आपके जो बॉर्डर्स हैं वो तक चुरा लिए हैं, उस तक की तो हिफाजत अब यहाँ पे हो नहीं पा रही। उधर से लोग गिर रहे हैं, मतलब गिर के खुदा न खासा हादसा हो रहे हैं। तो साइकिलों के लिए ट्रैक बनाना, ये करना यूरोप में अच्छी बात है। देखिए हमें कहीं ना कहीं तो अपने आप को सोचना पड़ेगा ना, कहीं तो एक ख्वाब देखना पड़ेगा ना। अगर हम उस तरफ सोचेंगे ही नहीं कि हम नहीं पहुंच सकते, तो जिंदगी भर हम इसी पोजीशन में रहेंगे। जो बातें बोली ना रोजगार के हवाले से, अब देखें थार के इलाके में बच्चे भूख से मर रहे थे, नौजवान बच्चे, वहाँ कुत्ते के काटने की जश्न मौजूद नहीं है। सही है, यानी 15 साल में कराची से जो तबाह हुआ ना, ये सैलाब ददगान को तक को कुछ नहीं मिला। उन्होंने दावा किया हमने 50,000 घर दे दिए। अब लोग ढूंढते रहे गूगल पे भाई 50,000 घर कहाँ दे दिए। आज तक सैलाब ददगान को एक घर भी नहीं मिला, और जो भी इमदाद की वो MQM ने भेजाई यहाँ तक, वहाँ तक हमारे के सैकड़ों तो हज़ारों ट्रक वहाँ पे गए इमदाद के लिए, और जब गए जाते थे तो बोलते भाई आप लोग आ गए हो, वरना कोई भी नहीं आता। फिर देखा रोज़गार का मसला था, अब 60-40% का कोटा था, 40% का कोटा शहरी सिंध का। उस 40% के कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बना के जॉब पे कब्जा कर लिया गया। कराची के नौजवान क्या कर रहे हैं, फूड पार्टनर चला रहे हैं या बाइकर चला रहे हैं, उनको जॉब ही नहीं मिले बेचारों को। यानी कि पढ़े लिखे लड़के जो माइग्रेशन हो रही है इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कराची से हो रही है, जो बाहर जा रहे हैं हाईली क्वालिफाइड, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने लोगों को आपने याद कराची की यूथ को गलत ट्रैक पे लगाया, सारे के सारे जो कराची की यूथ ने आपको छोड़ा इसी वजह से, आपने गलत ट्रैक पे लगाया, आपने उनको जो है वो क्राइम की तरफ आपने नहीं। देखिए आप गलत बात भी ना करें ना, पूरी बात करने दें, आप जवाब दीजिएगा ना। कराची के यूथ को खराब करने में MQM का बहुत बड़ा किरदार है, ये एक्सेप्ट करें इस बात को। मैं मुझे पता है सर, लियारी गैंग वार्ड जो बनी ना, वो जरदारी साहब ने जो बनवाई लियारी गैंग वार्ड, मेरा ख्याल ये था कि जो है ना कराची के नौजवानों को मेरा ख्याल है हमें, क्योंकि हम अब इलेक्शन तक जा रहे हैं, तो हम आप सबसे बुला के आपसे हल पूछेंगे, जैसे आज ट्रांसपोर्ट का पूछो और भी पूछते रहेंगे। हम एक ब्रेक ले लेते हैं
इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक अहम पॉइंट आपके साथ शेयर भी करेंगे और बहुत कंसर्निंग डेवलपमेंट है, मैं इससे बात करूंगा इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट से बात हो रही है। हमने ट्रांसपोर्ट के मसले पे बात करी, मुख्तलिफ सियासी जमातों का मौक़िफ़ लिया, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं उस पर पेशावर हाई कोर्ट का हालिया फैसला और अब पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ अहम कंसर्न्स। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की और फिर इसके अलावा हमने देखा था फिच रेटिंग्स ने भी इलेक्शंस और इलेक्शंस के बाद के माहौल पर कुछ तबसरा किया था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बैंक ने राइस 2 के हवाले से जारी की थी। बताया गया था कि इस्लाहाती प्रोग्राम राइस 2 और इसके बाद यानी इलेक्शंस के बाद की जो सूरत हाल है उसमें खदशा है कि इस्लाहात जो है उनका अमल रुक सकता है। जो वर्ल्ड बैंक ने एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में कहा था वो कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद नई हुकूमत मुतअद्दिद इक़दाम वापस ले सकती है। मुनज़्ज़म मफाद परस्त तबका तेजी से जरूरी इस्लाहात को वापस ले सकता है। नई हुकूमत गैस, तवानाई, टैक्स इक़दामात से मुतल्लिक़ इक़दाम खत्म कर सकती है। सब्सिडी, तिजारती टैरिफ और जायदादों पर टैक्स वसूली भी खत्म हो सकती है। माली इस्तेहकाम और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत है। मुनज़्ज़म मफाद परस्त तबके की मफाद यानी वेस्टेड इंटरेस्ट की मफाद की वजह से स्टेक होल्डर्स को खतरात ज्यादा हैं और इलेक्शन के बाद सियासी दबाव की वजह से गवर्नेंस और खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सियासी वजूहात की बिना पर माली पाबंदियां खत्म हो सकती हैं। मुश्किल इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने का वादा खतरे में पड़ सकता है। मुस्तकबिल की हुकूमत की तरफ से बुनियादी इस्लाहात और तरजीहात का इल्म नहीं। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के खात्मे पर खतरात ज़्यादा हैं और IMF के साथ जो स्टैंड बाय मुआहदा है इसके इख्तिताम पर पाकिस्तान के ज़खायर 1.5 माह की दरामदाद के बराबर होंगे और IMF से मुआहदा ख़त्म होने के बाद इजाफी बैरूनी मदद दरकार होगी। ज़राई शोबे में गलत पॉलिसियों और सूबे को मुंतकिल शोबों में अखराजात का खात्मा ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबाई तरक्याती मनसूबों पर अखराजात का खात्मा ज़रूरी है। ज़राअत, छोटे ताजरों और रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाकर टैक्स का दायरा कार बढ़ाना होगा। तवानाई की तकसीम के शोबे में लागत और नुकसानात कम करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी है। निजकारी के ज़रिए रियासती इदारों के नुकसानात में कमी करना होगी और सुर्ख फीते यानी रेड टेपिज्म के इख्तियारात कम करके सरमायाकारी का माहौल आसान बनाना होगा। जामा इस्लाहात के बगैर बैरूनी सरमाया में कमी रहेगी और बैरूनी ज़खायर बरकरार रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी मुतवक्के है। मुस्बत चीज़ यह है कि सियासी मंजरनामे में माली मैनेजमेंट और रेवेन्यू में इस्लाहात के लिए मदद मौजूद है। अब मामला ये है कि जी कि जब ये मौजूदा IMF प्रोग्राम हुआ था, वर्ल्ड बैंक के कुछ खदशात हैं, फिच के कुछ खदशात हैं, इलेक्शन के बाद के हैं, लेकिन इस प्रोग्राम से पहले भी IMF के वफद ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद से मुलाकात की थी और एक खबर ये आई थी कि ज़मान पार भी वो गए मुलाकात करने। अब खबर ये वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह इंदिया दिया है कि वो दस्तबरदारी कर देगी, क्योंकि उन्होंने मशरूत किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ हमारी हिमायत होगी फॉर द IMF प्रोग्राम। ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके वुज़रा आला बाकायदा एक साजिश करते हुए एक कॉल टेप में पकड़े गए थे और उस वक्त शौकत तरीन साहब उनको ये कह रहे थे कि आप ये लिख दें IMF को कि हम अमल दरामद नहीं करेंगे जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं सूबों के लेवल पर, यानी पंजाब का वज़ीर आला और KP का वज़ीर आला नहीं करेगा। और अब जो गौहर खान साहब या जो इनका वफ्द है जो IMF से मुलाकात और इस बारे में इत्तलात और इंदिया आ रहा है वो उससे साफ वाज़ेह है कि दे वांट टू डीस्टेबलाइज पाकिस्तान इकोनॉमी, जो एक लेमैन के तौर पे भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश है। लेकिन उन्होंने मशरूत किया है कि IMF की सपोर्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मशरूत है। अब ये शर्त कैसी है, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, जो पहली मुलाकात हुई थी उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, ये दस्तबरदारी के इंडिया की खबर की सिग्निफिकेंस कितनी है। डॉक्टर शाहजाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है, सीनियर माहिर मईशत है। डॉक्टर साहब ये बताएं सर, ये पहले बताएं इसका मतलब क्या है कि हम दस्तबरदारी, ये कोई हुकूमत तो नहीं है, ये तो एक जमात है कि हम हिमायत से दस्तबरदारी कर देंगे, इसका मतलब क्या है, ये क्या धमकी है, किसको धमकी है, क्यों धमकी है सर, ये क्या मामला है? डॉक्टर साहब समझाएं जरा। बहुत शुक्रिया आपका। IMF इसको नजरअंदाज कर देगा, अच्छा, कौम को इसको नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि IMF का जो मैंडेट है वो कुछ शराइत के ऊपर है और अगर पाकिस्तान में इंतखाबात मुल्क के कानून के तहत होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको इजाजत दे देती है, तो फिर IMF का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि कोई एक फर्द या कोई एक पार्टी है वो मुल्क से डील कर रहे हैं, मुल्क के आइन से डील कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको तो आप नजरअंदाज कर दें। लेकिन दूसरी बातें जो आपने की हैं वो ज्यादा संगीन नौइयत की हैं और वो अहम है। एक अहम तरीन बात यह है, पहले तो आप ये समझ लें कौम भी
कि वर्ल्ड बैंक को आज नजर आया कि पाकिस्तान का मॉडल खराब है? ये एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, दुनिया बदल रही है। मैं IMF से पूछता हूं और वर्ल्ड बैंक से भी कि आज आपको पता चला है, हम तो कई दिहाइयों से ये बातें कर रहे हैं, IMF ने मेरे मुल्क को 23 प्रोग्राम दिए हैं, इंस्टॉलमेंट दी हैं, तो अगर वो मॉडल नाकाम था तो 23 प्रोग्राम किस खुशी में दे रहे थे? मैं पूछना चाहता हूँ। आलमी बैंक ने 18। डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि ये जो शर्त थी, आपने कहा कि उसकी कोई अहमियत नहीं, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने कहा जी कि हमने मशरूत की थी हिमायत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ, तो ये IMF कैसे गारंटी कर सकता है पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? क्या IMF के पास इख्तियार है कि वो यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा? और PTI उनसे क्यों बोल रहा था कि आप गारंटी करें तो हम हिमायत करेंगे? तो ये चल क्या रहा है मामला सर? ये क्या एक्सचेंज है दोनों के दरमियान, क्या मामला है ये? बिल्कुल, IMF इसको नजरअंदाज कर देगा और वो उस पर एक्शन ले नहीं सकता। अगर आप इनका पूछना चाहते हैं तो एक डेस्परेट की सिचुएशन है, बजाय इसके कि कानून के तहत चलें, तो एक डेस्परेट सिचुएशन है। पहले तो ये गलतफहमी थी कि IMF ने PTI के साथ कोई मुज़ाकरात किए थे, उन्होंने कई पार्टियों के साथ किए थे, PMLN के साथ भी किए थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी किए थे, लेकिन ये तासुर आप ना दें या कोई और ना दे। IMF ने लेकिन इससे पहले भी माजी में करते रहे थे, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी IMF ये प्रैक्टिस है कि करते हैं स्टेक होल्डर से जी। हाँ, ये थी, और उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उनकी शराइत की पाबंद है, वो मुल्क की कानून और जो शराइत तय करते हैं IMF के साथ, जो लेटर ऑफ इंटेंट में होता है, उसके पाबंद होते हैं। ठीक, अच्छा सर, इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसको नजरअंदाज करते हैं मामले को, या फिर वो IMF नजरअंदाज कर देगा, लेकिन इससे ये तो आता है कि अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है ये इकदाम फ्रॉम द PTI? नहीं, देखिए ना, जब 2019 में IMF का रवैया हमारे साथ बदला था, अमेरिका के रवैया बदलने से, तो उस वक्त जो है PTI की हुकूमत ने, इमरान खान ने, आपको याद होगा कि मुज़ाकराती टीम तब्दील कर दी थी और उससे मईशती तबाही का आगाज हुआ। आज ये कह रहे हैं हम लोग कि जनाब हमने तो उस वक्त भी कहा था कि ये है, ये गलत है, इस पर एक्शन ले लें, और जो इसलिए कि उस गवर्नर ने जो कुछ किए थे, मैंने तो इस्तीफे का मुतालबा आपके प्रोग्राम में किया था और ये कहा था कि एक्शन ले, लेकिन PDM की हुकूमत ने भी एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कानून के खिलाफ बातें की थी, आइन के खिलाफ बातें की, तो वो तो बेकार की बातें, उसको तो हम छोड़ दें। हमें जो चीज़ सोचनी है कि वर्ल्ड बैंक आज क्यों कह रहा है, क्या उनको इससे पहले पता नहीं था जब वो $18 अरब के कर्जे दे रहे थे? ये हो ये रहा है कि दुनिया बदल रही है। अब मुझे आपको ये 2-3 बातें समझनी है जिस पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप टाइम दें। पहली बात ये है कि आज जो मेरी मईशत तबाह बर्बाद है, जिसमें केयर टेकर्स का भी किरदार है और पिछली हुकूमतों का भी है, वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि IMF से मौजूदा जो 2 अक़साद हमें मिलनी है अगली हुकूमत के दौर में, उसके बाद 2024 में नया कर्जा मिलना है, कुछ दोस्त मुल्कों से इमदाद मिलनी है, उसके बावजूद भी मईशत में इतनी मुश्किलात हैं। मैं आज वार्निंग सिग्नल दे रहा हूँ कि इन तमाम कर्जों मिलने के बावजूद, दोस्तों से बावजूद, हमें रीशेड्यूलिंग और रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ये अच्छी सूरत हाल नहीं है कि आप दूसरे कर्जों पर भी पेरिस क्लब से तो ले चुके हैं, आप रीप्रोफाइलिंग रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं, ये खतरे का सिग्नल है पाकिस्तान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे, जैसे आप मैंने अभी कहा, दुनिया बदल रही है, अगर हम ये नहीं बदले कि 2024 में जो हम कर्जा लेंगे वो हमारा अगर आखिरी प्रोग्राम नहीं है और उसके लिए आज तैयारी नहीं करते, वो आज तैयारी ये है कि इलेक्शन से पहले अगर आपने तवानाई के शोबे में, सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में इस्लाहात नहीं की तो ये कौमी खुदकशी होगी, इंतखाबात से पहले करना होगा, वरना 2024 में एक और मुश्किल सूरत हाल आने वाली है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, अमेरिका बदल रहा है, IMF बदल रहा है, हम क्यों नहीं बदलते? अगर भारत 1994 में हमसे ज्यादा मईशत उसकी तबाह थी, IMF के पास गया और वक्त से पहले प्रोग्राम से बाहर आ गया इस्लाहात करने के बाद, हम ये अगर नहीं करते तो हमारी खुदकशी है। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ। नंबर 1, नहीं, आप अभी कह रहे हैं कि हमें अभी तैयारी करनी है फॉर द नेक्स्ट IMF प्रोग्राम। आज आपको ये तैयारी करनी है कि हमारी जो SIFC है वो ये कहे कि जनाब इंतखाबात से पहले तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, टैक्सों के शोबे में, तवानाई के शोबे में ये इस्लाहात जरूरी हैं, वरना ये कौमी खुदकशी होगी। ये तो हमें कहीं सुनाई नहीं दे रहा डॉक्टर साहब, ये तो सियासी जमातें आ रही हैं आके एक दूसरे पे, ये तुमने ये किया था, मैंने ये किया था, वो तो IPPs तक चले गए मामले को लेकर, एक दूसरे पे तनकीद, हर महीने बनाया था, अमन मैंने दिया था, तुमने क्या दिया, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं ये करूं, तो सर ये तो कोई बात ही नहीं हो रही ना अभी तो हमारे दरमियान। सुनने तो वाज़ेह हो जाएगा। मैं SIFC को ये भी बता रहा हूँ कि जनाब आपने तो $125 अरब की बात की थी, अगर वो आ रहा होता, मैंने पहले भी कहा था वो नहीं आएगा, तो फिर 2024 में IMF के पास क्यों जा रहे हैं आप? अभी तो 2 किस्तें मिलेंगी, फिर आप क्यों जा रहे हैं? हमें भी, हुकूमत को भी पता है वो नहीं आने वाला, इसलिए
SIFC की अब ये जिम्मेदारी है कि वो तो दूसरे मुल्कों को मजबूर तो नहीं कर सकते, नहीं आएगा वो पैसा, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन वो ये तो कर सकते हैं कि 2024 में जो हम लंबी मुद्दत का कर्जा लेंगे उसको आखिरी प्रोग्राम बनाने के लिए आज कानून साजी करें इंतखाबात से पहले। मेरे अल्फाज मतलब आप नोट कर लें, इंतखाबात से पहले ये करें आप कानून साजी कि जो भी पार्टियां इलेक्शन लड़ी हैं उनको अपने मंशूर पर अमल करना होगा, जिसमें यह है हर किस्म की आमदनी पर टैक्स, GST को 7.5%, पेट्रोलियम लेवी खत्म, तालीम सेहत की मद में 9% और तरक्याती अखराजात में जो है वो तक कम से कम 7% जो पहले से तय शुदा है वो आप करें, और टैक्स GDP हमारा 20% होगा, और उसके अलावा मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, IMF के पास आइंदा नहीं जाएंगे, और दहशतगर्दी की जो जंग है उसको जीतने के लिए ताकत के इस्तेमाल के बजाय लोगों के दिलो दिमाग भी जीतेंगे, और इक्तिसादी दहशतगर्दी जो अवाम के साथ कर रहे हैं IMF के नाम पर उसको बंद करना होगा। अगर ये कानून साजी आज नहीं करते तो ये कौमी खुदकशी है, और मैं SIFC को भी कह रहा हूँ कि आपने जो गलती की है आप सरमायाकारी की तरफ चले गए। डॉक्टर साहब ये सब तो ये सियासी जमातें, आपको लगता है कि कानून साजी पे यहाँ पर तो एक जमात अगेंस्ट पाकिस्तान ही जा रही है, IMF के प्रोग्राम के खिलाफ जा रही है, कोई कुछ कर रहा है, तो इज इट पॉसिबल सर कि ऐसा हो सके ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉडर लेवल पे बैठ के कंसेंसस ला सके? देखिए, कौमी खुदकशी से बचना है, मैं जिम्मेदारी देता हूं सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने इंतखाबात के अमल में मुदाखलत कर ली थी, तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि जब ये वाज़ेह हो गया कि इंतखाबात नफरत की बुनियाद पर होंगे, पाकिस्तान की तबाही का नुस्खा होगा, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि इंतखाबात तबाही की तरफ ले जाएंगे हमें, जब SIFC को पता है कि इंतखाबात के बाद जो हुकूमत आएगी वो इस्लाहात नहीं कर सकेगी और दुनिया बदल रही है, तो हम तबाही तरफ जाने के बजाय SIFC को ये कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के कि आप कानून साजी को यकीनी बनाएं, इंतखाबात को पोस्टपोन किए बगैर, उसके बगैर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो पोस्टपोन ना करें। लेकिन मैं कहता हूं जब आप एक मंशूर लेके आते हैं कौम के पास, इलेक्शन जीतते हैं, फिर उस मंशूर को उठा के फेंक देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। हम ये खुदकशी करने के लिए तैयार नहीं है, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं। मंशूर तो अभी तक सर आया ही नहीं, कोई सामने पीपल्स पार्टी ने कुछ जलसे किए हैं, उनके कुछ 10 नुकाती एजेंडा आया है, और जी कोई स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क नहीं है, कुछ सामने कोई चीज नहीं कि कैसे हल करेंगे मसलों को, कोई रिफॉर्म। वो अगर नया मंशूर नहीं आया तो पिछला मंशूर तो है ना उनका, वो उसी की कॉपी हो जाएगी, कॉपी पेस्ट। मैं तो दूसरी बात ये बता दूं, आज हम आए सुप्रीम कोर्ट हो, SIFC हो, कौम हो, समझ लें अब पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकते, एक का इंतखाब कर लें, दुनिया बदल चुकी है, न्यू ग्रेडियम चल रहा है। आप IMF के प्रोग्राम 24 के बाद अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पाकिस्तान और IMF साथ नहीं चलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। बहुत कुछ खेल पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, तो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें जो हमें जौहरी ताकत नहीं देखना चाहती, जो हमारे मैले वक़्फ़ को बदलना चाहती हैं, कभी वो सियासी पार्टी को इस्तेमाल कर लेती है कि जी आप मुल्क के मुफाद के खिलाफ बात करें, कभी स्टेट बैंक के पिछले गवर्नर को ले लिया। आप जो इज्तिमाई खुदकुशी कह रहे हैं इसको भी थोड़ा एलैबोरेट कर दें, खुदा ना खास्ता ये कंसेंसस नहीं होता या ये कानून साजी नहीं होती और हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और जो कहा जा रहा है पत्थर की लकीर है 8 फरवरी, तो उसके बाद ये सियासी जमातें आती हैं जिनके पास अभी वाज़ेह तौर पर हमें कोई प्लान ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रहा, तकरीरों में भी सिर्फ वही ब्लेम गेम है, वही पोलराइज माशरा है, एक दूसरे के खिलाफ तनकीद है, नफरतें हैं, वोटर से भी वही मामला है, तकसीम है। तो सर ये मुझे बताएं फिर हम आगे क्या देखते हैं आफ्टर इलेक्शन? आप देखिए, मुझे तो वो जो कुछ करेंगे वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे यकीन है कि वो क्या करेंगे, वही करेंगे जो पिछले कई इलेक्शन के बाद किया था, वही करेंगे, कोई दूसरे ना आके नहीं आगे। रस्ते घटाने वालों को, वतन जलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। चीन से ना मिले, आपकी सरहदें अफगानिस्तान से ना मिले, आपकी सरहदें ईरान से ना मिले, सिर्फ और सिर्फ भारत से मिले, वही तब्दीली चाहते हैं। वो आगे चल के हमारे जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आगे चल के पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम में नफरत पैदा करना चाहते हैं, जिस फौज से हमें मोहब्बत है, वो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत से में एतमाद का बुरान पैदा करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी में, आप में और आपकी अगली नस्ल में इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है, आप अपने बच्चों से मायूस हो जाएं। ये है वो सलामती के खतरात। ये तो आप सलामती खतरात बता रहे हैं, इसका मतलब ये कि जो नई हुकूमत आएगी वो एक IMF प्रोग्राम में जाएगी और वो प्रोग्राम जो आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होगा, यानी और ज्यादा मुश्किल होगा, मजीद कंडीशनैलिटीज के साथ होगा, जिससे मजीद महंगाई और आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल होगी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फॉरेन इलेक्शंस के बाद, आपको लगता है?
वो ये चाहेंगे कि आलमी बैंक जो आजकल बातें कर रहा है वो सब बातों को नजरअंदाज करके आवाम को कुचल के पाकिस्तान पर एक कर्जा दिया जाए, ताकि वो मकासद जो मैंने आपको बताए हैं, ताकि खुदा न खास्ता आगे चल के डिफॉल्ट पर लेने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं क्यों। आप जो कुछ टैक्स का हदफ अगले साल रखने वाले हैं उसमें से NFC अवार्ड के पास पैसा दे दें तो आपके पास सूद के लिए पैसा नहीं है, आपके पास दफा के लिए पैसा नहीं है। तो जो मुल्क दफा के लिए कर्जा ले रहा है, सूद के लिए कर्जा ले रहा है, उसकी कौन सी सलामती होगी? मैं क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए कुछ मैं आप वाज़े तौर पर समझ लें, NFC अवार्ड निकाल दें FBR के टैक्सेस में से तो आप सूद ही अदा नहीं कर सकेंगे। तो दिफा के लिए भी कर्जा लेंगे, इसके लिए भी देंगे। ये सलामती के लिए खतरा है, पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरा है, पाकिस्तान के जोग्राफियाई प्रोग्राम के लिए खतरा है। न्यू ग्रेड गेम ऑपरेट कर रहा है। आज वो दुनिया नहीं है जो 2019 से पहले थी। दुनिया बदली है, पाकिस्तान क्यों नहीं बदलता? हमारी SIFC क्यों नहीं बदलती? हमारी सियासी पार्टियां नहीं बदलती? हमारे अवाम क्यों नहीं बदलते? हमारे मीडिया क्यों नहीं बदलता? हमारा बाशऊर अवाम क्यों नहीं बदलते? मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की जोग्राफी सरहदों, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के खिलाफ खौफनाक साजिश तैयार है। आलमी बैंक की वार्निंग नजर आ रही है। 18 बिलियन के कर्जे दे चुके, आज वो कहते हैं कि हमारा मॉडल नाकाम है। हमें तो ये बात उनको भी पता थी कई दहाइयों से। IMF जो 23 कर्जे दे चुका है उसको नहीं पता था ये मॉडल नाकाम है, वरना 22, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23 क्यों दे रहे हैं? तो ये दुनिया को तो पता था। आज वो घेरा तंग कर रहे हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं, ये इलेक्शन हो गया, वो चोर है, वो डाकू है। अरे भाई मुल्क को बचाएं। कंसर्न्स हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इंतफा कर रहे थे, वार्न कर रहे थे इलेक्शंस और उसके बाद के मंजरनामे पे PTI के हवाले से जो खबर आई और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने रखी। फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।